हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में तिरंगा सीरीज की अगली कॉमिक्स, किस्सा कत्ल का। किस्सा कत्ल का। अगर आप दिल्ली में हैं और रात के अंधकार के बीच किसी तिरंगे लवादे को अपने आसपास लहराते हुए देखें, तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि आप अपराधों से भरी दिल्ली में पूरी तरह सुरक्षित हैं, क्योंकि वह तिरंगा लवादा उस नौजवान ने अपने शरीर पर धारण कर रखा है जिसका एक ही उद्देश्य है, देश को अपराध रूपी अंदरूनी शत्रु से बचाना। उस नौजवान का यही उद्देश्य उसे अपराध पर तीखी नजर रखने के लिए प्रेरित करता है। धार धार। इसलिए उसकी खासियत है कि अक्सर वह उस समय पहुंच जाता है जब घट रहा हो कोई अपराध। थाय ओह, उसकी आंखों के सामने अपराध हो, यह ना उसे मंजूर है और ना उसकी ढाल को, छक 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 छक, जो हवा में चकर चकर घूमकर अपराधी को चीखने के लिए मजबूर कर देती है। थाक और अभी ढाल की मार से अपराधी संभला भी नहीं होता कि काल बनकर उसके सिर पर पहुंच जाता है वह तिरंगे लवादे में लिपटा जिस्म। जो खेलते हैं मौत का खेल, उन्हें पहुंचना ही होता है सेंट्रल जेल। थाक थाक। ना तो मेरी किस्मत में सेंट्रल जेल पहुंचना लिखा है और ना तेरी किस्मत में मुझे वहां पहुंचाना, क्योंकि मौत के खेल का माहिर खिलाड़ी हूं मैं। था। अजीब है ये खेल, इसमें जो अपने आप को जितना माहिर समझता है उसे उतनी ज्यादा हार और मार सहनी पड़ती है। था। अब अगर तू बताएगा कि तू कौन है और उस आदमी को तूने गोली क्यों मारी, तो अपने शरीर और अपने थोबड़े पर मेहरबानी करेगा। उफ। तेरे सवालों का जवाब तो मैं जरूर देता तिरंगा, लेकिन अफसोस मेरे पास टाइम नहीं है, इसलिए हट मेरे रास्ते से और जाने दे मुझे। अब व्यवहार करके हत्यारे ने तिरंगा को कुछ पलों के लिए बेबस कर दिया और वह जान छोड़कर भाग खड़ा हुआ है। लेकिन अब भी वह मेरी पहुंच से दूर नहीं निकल सकता, क्योंकि अंधेरे में वह जिस गली में भाग रहा है वह आगे से बंद है, इसलिए मुझे तुरंत ही उसके पीछे भागना चाहिए। अरे, इस गली में तो वह कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन इस गली में आकर वह यहां से निकल कैसे गया। इस गली की दीवारें तो काफी ऊंची और सपाट है, उस पर कोई इतनी जल्दी चढ़कर गायब हो जाएगी, असंभव है। ओह समझा, इस गटर से भाग निकला वह। काश मैं उसे पकड़ लेता तो उससे जान सकता था कि उसने हत्या क्यों की। ओह, हत्या का ख्याल आते ही वह चौंका। ओह, हत्यारे को पकड़ने के चक्कर में मैं उसे देखना ही भूल गया जैसे हत्यारे ने अपना शिकार बनाया। शिकार के पास पहुंचकर तिरंगा को एक और आश्चर्य का सामना करना पड़ा। ओ नहीं, कनपटी पर गोली के साथ साथ इसके सीने में एक बर्फ तोड़ने वाला लंबा सुआ भी घोंपा हुआ है। यानी हत्यारे ने पहले इस पर सुए से वार किया और फिर गोली मारी। नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। इसकी छाती में सुआ गोली मारने के बाद मारा गया, वो भी तब जब इसके प्राण पखेरु उड़ गए थे। और ये बात मैं दावे से इसलिए कह सकता हूं कि अगर सुआ इसे गोली लगने से पहले मारा गया होता तो ये अपने भेजे से निकले खून से नहीं, छाती से निकले खून से नहाया होता। इसका मतलब किसी ने उस समय इसकी छाती में सुआ घोंपा है जब मैं गोली मारने वाले को पकड़ने में व्यस्त था। यानी एक ही आदमी को अलग अलग लोगों ने मारने की कोशिश की है। और ऐसा क्यों है, ये जानने के लिए मुझे सबसे पहले ये जानना होगा कि आखिर मरने वाला ये शख्स है कौन। इसकी पहचान ही शायद मुझे हत्यारे तक पहुंचा सके। कपड़ों की तलाशी में तिरंगा को जल्दी लाश का परिचय मिल गया। टोनी सिरफिरा। इसका नाम टोनी सिरफिरा है। ओह, ये तो दिल्ली का एक माना हुआ बदमाश है जो हाल ही में जेल से छूट कर आया है। हत्यारे ने इसको जिस रिवॉल्वर से गोली मारी थी वह उसके हाथ से निकलकर गिर गई थी। वह यहीं कहीं पड़ी होगी। रिवॉल्वर तिरंगा को पास के ही कूड़ेदान में पड़ी मिली। अब हत्यारे का यह हथियार मुझे सीधा हत्यारे तक पहुंचा देगा, क्योंकि यह हथियार एक ऐसा रिवॉल्वर है जो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से पुलिस वालों को इस्तेमाल करने के लिए दिए जाते हैं। अब मुझे फ्लेयर छोड़कर पुलिस को यहाँ बुलाना चाहिए। पुलिस के सायरन की आवाज़ बता रही है कि अब मेरा यहाँ रुकना बेकार है, क्योंकि मुझे छानबीन करके तुरंत ही पहुंचना है वहाँ जहाँ मौजूद है हत्यारा। वर्दी और ड्यूटी में यह कुकर्म करके तूने साबित कर दिया इंस्पेक्टर अटकले कि तू एक ऐसा बदनुमा दाग है जो दिल्ली पुलिस के दामन पर लगा हुआ है। इस दाग को जेल पहुंचाकर मैं हमेशा के लिए धो दूंगा। ओह, तुरंत ही मरखने भैंसे की तरह तिरंगा की तरफ झपटा इंस्पेक्टर अटकले। तू मुझे जेल पहुंचाए इससे पहले ही मैं तुझे अस्पताल पहुंचा दूंगा। आ था। ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब तू बेनकाब है। था। तिरंगा के कुछ ही वारों ने उसके सारे कसबल ढीले कर दिए। कुछ देर पहले शेर की तरह गरजने वाला बकरी की तरह मिमिया रहा था। क्या चाहते हो तुम मुझसे? उस गुनाह का इकरार जिसे तुमने इस रिवॉल्वर से किया है। रिवॉल्वर देखकर वह ऐसे चौंका जैसे बिच्छू ने उसे डंक मारा हो। रिवॉल्वर? मेरी रिवॉल्वर? मेरी रिवॉल्वर तो मेरे होस्टल में, होलेस्टर में। मेरा होलेस्टर तो खाली है।
लेकिन मेरी रिवॉल्वर तुम्हारे पास कैसे पहुंची? अभी जो शराब तुम पी रहे थे उसने शायद तुम्हारी याददाश्त खराब कर दी है। इसलिए बता ही देता हूं कि ये रिवॉल्वर मैंने उस समय तुम्हारे हाथ से गिराई थी जिस समय तुम उस टोनी सिरफरे की हत्या करके भाग रहे थे, जिसे तुम कभी एनकाउंटर में इसलिए मारना चाहते थे क्योंकि उस पर 50,000 रुपए का इनाम रखा हुआ था। उस समय वो तुम्हारी चाल समझ गया और अपनी जमानत कटवाकर जेल चला गया। उसकी इस कार्रवाई से तुम्हारे हाथ से उसे मारकर 50,000 रुपए हासिल करने का मौका निकल गया, इसलिए तुम उसकी जान के दुश्मन बन गए और इसी दुश्मनी में तुमने उसे जेल से बाहर आते ही मार डाला। ये तुम क्या कह रहे हो तिरंगा? मैं मानता हूं कि मैं एक रिश्वतखोर पुलिस वाला हूं और मेरा टोनी सिरफरा को एनकाउंटर में मारकर इनाम हासिल करने का इरादा था, लेकिन जैसा तुमने कहा वैसा कुछ नहीं है। मैंने उसकी हत्या नहीं की। मैं तो खुद ये सोचकर हैरान हूं कि मेरी रिवॉल्वर हत्यारे के पास कैसे पहुंची जिसने टोनी सिरफरा की हत्या की। क्योंकि आज मैं सारे दिन गवाही के सिलसिले में कोर्ट में रहा, इसलिए मुझे रिवॉल्वर की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब मैं देख रहा हूं कि मेरी रिवॉल्वर तुम्हारे हाथ में है। तुम बहुत चालाक हो इंस्पेक्टर अटकले, लेकिन जांच में तुम्हारी सारी पोल खुल जाएगी और जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक तुम सस्पेंड किए जाते हो। सर, डीसीपी ने एक ना सुनी और इंस्पेक्टर अटकले से बेल्ट और स्टार वापस लेकर वह तिरंगा की तरफ पलटा। हमें अपराधी तक पहुंचाने का शुक्रिया तिरंगा। सुबह होने वाली है, मुझे अब वापस लौटना चाहिए क्योंकि अब मुझे थोड़ी देर आराम करना है और फिर भारत बनकर अपनी दूसरी जिम्मेदारी निभाने पहुंचना है। शहर के माने हुए वकील सत्यप्रकाश जी के यहाँ। अरे, एडवोकेट सत्यप्रकाश के शानदार ऑफिस में घुसते ही तिरंगा चौंका था और उसके चौंकने का कारण था उस अटकले का वहां बैठा होना जो सत्यप्रकाश के सामने गिड़गिड़ा रहा था। मैंने आपको सब कुछ सच सच बता दिया वकील साहब, मैं बेगुनाह हूं, इसलिए अब आपको ही मुझे बचाना है। मैं इसके लिए आपको मुंह मांगी रकम दूंगा। तुम्हारी रिश्वतखोरी के लिए अगर मैं तुम्हें सजा दिला सकूं तो मुझे खुशी मिलेगी, लेकिन अगर कत्ल के मामले में तुम बेगुनाह हो तो बेफिक्र रहो। तुम्हें बेगुनाह साबित करके मुझे दिली सुकून मिलेगा। और रही फीस की बात, तो तुमसे मुंह मांगी फीस मांगकर मैं अपने हाथ तुम्हारी पाप की कमाई से रंगना नहीं चाहता। सजा से बचने का आश्वासन लेकर वापस लौट गया अटकले। मेरे ख्याल से अटकले आपको भोला बनकर दिखा रहा है सर। टोनी सिरफरे की हत्या उसी ने की है। वह करप्ट है, ये बात तो सही है भारत, लेकिन मैं अपने तजुर्बे की वजह से आदमी को तुमसे ज़्यादा पहचानता हूँ। और फिर केस की बुनियादी बातें भी कहती हैं कि अटकले बेगुनाह है। घटना स्थल पर उसके रिवॉल्वर का पाया जाना एक चाल भी हो सकती है। अगर ऐसा है तो फिर टोनी सिरफिरे की हत्या किसने की? हमारा काम अटकले को बेगुनाह साबित करना है और अपना ये काम हम तब बहुत अच्छे ढंग से कर सकते हैं जब हमें ये पता चल जाए कि टोनी सिरफिरे का हत्यारा कौन है। और ऐसा हमें पता चलेगा टोनी के उन 2 साथियों की मदद से जो उसके साथ जेल से छूट कर आए हैं। तुम्हें तिरंगा की तरह उनकी जासूसी करनी होगी। इससे क्या होगा सर? देखो, टोनी सिरफिरे जैसे अपराधी ने सैकड़ों अपराध किए हैं। ऐसे लोगों के दुश्मन बहुत होते हैं। उनके अपने साथियों से लेकर वे शरीफ आदमी जो उसके अपराधों के बोझ तले दबकर पिस रहे हैं, कोई भी उसकी हत्या कर सकता है। और चूंकि टोनी सिरफिरे ने हमेशा अपने 2 साथी हबीब बकरा और कालू गलकटा के साथ मिलकर काम किया है, इसलिए उनकी जासूसी करके टोनी के हत्यारे के बारे में जाना जा सकता है। ओ समझा। ओके सर, मैं ये जासूसी करूँगा। इस जासूसी में मैं आपके हीरो तिरंगा की तरह तो शायद ना सफल हो पाऊँ, लेकिन ये पक्का है कि मैं इस केस में कुछ ऐसा ज़रूर कर दिखाऊंगा जिस पर आपको गर्व होगा। वेरी गुड माय बॉय, लेकिन जो भी करना ध्यान से करना क्योंकि तुम्हारे शरीर पर लगने वाली हर खरोच मेरे दिल पर लगेगी। आपका आशीर्वाद रहा तो ऐसा कुछ नहीं होगा सर। सत्यप्रकाश जी के चेहरे पर उठा भावनाओं का तूफान बता रहा है कि उन्हें मुझसे कितना प्यार है, और ये प्यार तब से और भी ज़्यादा बढ़ गया जब से सत्यप्रकाश जी का बेटा हरीश ड्रग एडिक्ट होकर अस्पताल में पड़ा है। खैर, मुझे उनके प्यार और विश्वास को बनाए रखना है, जिसकी शुरुआत होगी आज ही रात से। सत्यप्रकाश जी का सोचना है कि हत्यारा अटकले नहीं कोई दूसरा है, तो उनकी सोच गलत नहीं होगी। इसलिए मुझे फिलहाल अटकले के सर्विस रिवॉल्वर से हटकर किसी दूसरे सबूत के बारे में भी सोचना होगा। दूसरा सबूत, वह मोटा सुआ जो टोनी के सीने में धंसा हुआ था। उसकी सहायता से भी हत्यारे तक पहुंचने की कोशिश की जा सकती है, और यह कोशिश करना मुश्किल नहीं है क्योंकि इस विषय में जानने के लिए पढ़ें तिरंगा सीरीज की पूर्व प्रकाशित कॉमिक जहर बिकता है और काला धंधा काले लोग, कि सत्यप्रकाश जी का बेटा ड्रग एडिक्ट कैसे बना। वह सुआ ठीक वैसा सुआ था जैसा बर्फ तोड़ने वालों के पास हुआ करता है, यानी टोनी की छाती में जिसने भी वह सुआ घोंपा था उसका संबंध किसी न किसी तरह से बर्फ का काम करने वाले किसी आदमी से है। इसलिए मुझे आसपास के एरिया के उस स्थान की खोजबीन करनी होगी जहां बर्फ मिलती है, और ऐसे स्थान इस एरिया में ज़्यादा नहीं होंगे। इसलिए अगर मैं तिरंगा बनकर उन स्थानों को चेक कर लूँ तो कोई बुराई नहीं है। ऐसा करने के लिए मेरे पास टाइम भी है, क्योंकि सामने वाले जुआ घर के स्टाफ के मुताबिक हबीब बकरा और कालू गलगटा रात के 11 बजे से पहले वहां नहीं आने वाले।
और मुझे उम्मीद है कि 11 बजे तक अपना काम करके मैं फिर यहाँ लौट आऊंगा। तिरंगा के पास समय ज्यादा था और काम कम, लेकिन फिर भी उसे देर होने वाली थी, क्योंकि एक बर्फ डिपो पर मौजूद उस आदमी के चेहरे पर उड़ने वाली हवाइयां बता रही थी कि गड़बड़ हो चुकी थी। मैं इसके बारे में अंदर गोदाम में मौजूद मालिक से पूछ कर आता हूँ, तुम यहीं ठहरना। ठीक है। हड़बड़ी में वहां से गया वह आदमी कुछ ही देर बाद पूरे आत्मविश्वास के साथ वापस लौटा। मालिक साहब तुम्हें गोदाम में ही बुला रहे हैं, चलो। गोदाम में जाने के लिए तिरंगा शांति से उसके पीछे हो लिया, लेकिन शांति के साथ गोदाम में गया नहीं। तुम्हारे गोदाम का जो दरवाजा पहले खुला हुआ था अब बंद है, तेरा इसे अपने सिर की टक्कर से खोल तो देना। उसके सिर की टक्कर से गोदाम का दरवाजा भड़ाक से खुल गया और इसी के साथ उसे सामने नजर आने लगे कई हथियारबंद लोग। अच्छा हुआ पहले खुले दरवाजे को रहस्यमय ढंग से बंद होता हुआ देख मेरा माथा ठनक गया था और मैं समझ गया कि अंदर कोई गड़बड़ है, वरना इस समय मेरे हाथ पांव सलामत ना होते। खैर, मेरे तो हाथ पांव बच गए। अब तुम अपने हाथ पांव की चिंता करो। था था मेरे एक छोटे से सवाल का जवाब मुझे इस तरह मिल रहा है। यह देखकर मैं हैरान था, और मेरी यह हैरानी तब मिटेगी जब मैं तुम सबको चारों खाने चित्त करके पूछ लूंगा कि यह माजरा तड़ाक क्या है। उफ कड़ाक। जमीन से टकराकर जैसे ही बर्फ की वह सिल्ली खुली, वैसे ही तिरंगा की आंख खुलती चली गई। बर्फ की टूटी सिल्ली से यह पॉलिथीन कैसे निकली जिसमें कोई पाउडर से भरा हुआ है? ये तो ब्राउन शुगर है। ओह, अब समझ में आया कि ये सब साधारण से सवाल का ऐसा असाधारण जवाब क्यों दे रहे हैं। था ब्राउन शुगर का ये गैंग तो मुझे ब्याज में मिला है। मेरा मूल सवाल तो अभी भी अपनी जगह मौजूद है, था, जिसे मैं अब इनसे पूछूंगा, क्योंकि अब ये मेरे सवाल का जवाब देने से मना कर सके ऐसी हालत नहीं इनकी। सचमुच किसी ने इनकार नहीं किया। बर्फ का वह खास हुआ हमारे किसी आदमी का है, लेकिन इसका इस्तेमाल किसने किया इसके बारे में कहना मुश्किल है, क्योंकि हमारे आदमी जब बर्फ में ब्राउन शुगर छिपाकर सप्लाई करने जाते हैं तो ग्राहक अक्सर बर्फ के साथ उसे तोड़कर ब्राउन शुगर निकालने के लिए हमारे आदमियों से वह सुआ भी ले लेते हैं। अब हमारे किस ग्राहक ने उस सुए से कत्ल किया इसका क्या पता। वह कत्ल तुम्हारे आदमी ने भी किया हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है, क्योंकि एक तो मैंने अपने हर आदमी को किसी भी तरह के लफड़े से दूर रहने की सख्त हिदायत दे रखी है, और दूसरे टोनी सिरफरा इस शहर में हमारे धंधे का संरक्षक था, इसलिए उसकी हत्या से सबसे बड़ा नुकसान हमें ही हुआ है। मुझे तुम्हारे ग्राहकों की लिस्ट चाहिए। वो तो मिलना मुश्किल है, क्योंकि इस शहर में रिक्शे वाले से लेकर BMW जैसी लग्जरी कार वाले तक हमारे ग्राहक हैं। ना हम किसी का हिसाब किताब रखते हैं और ना हमें ऐसा करने की जरूरत है। ऐसा है तो अपने साथियों की तरह तू भी थोड़ी देर चैन की नींद सो ले, क्योंकि सुना है जेल की कोठरियों में चैन की नींद बड़ी मुश्किलों से आती है। उसको बेहोशी की नींद सुलाने के बाद तिरंगा ने सिग्नल फ्लेयर छोड़कर पुलिस को बुलाया और फिर वहां से रवाना हो गया। 11 बजने वाले हैं, ये समय एकदम सही है भारत बनकर उस अल्बेनो कैसीनो में पहुंचने का, जहां मौजूद होंगे हबीब बकरा और कालू गलकटा। वो रहे, दोनों नशे में धुत लग रहे हैं। ये मौका एकदम सही है उनके दिलों की बात की टोह लेने का। भारत को वहां पहुंचकर उन दोनों से दोस्ती गांठने में ज्यादा देर नहीं लगी। अच्छा, एक बात बताओ यार, तुम्हारे साथ टोनी सिरफरा हुआ करता था, वह नजर नहीं आ रहा, कहाँ है वो? अल्लाह मियाँ के दरबार में पहुंचकर कबड्डी खेल रहा है। किसी ने गोली मारकर भाई का भेजा सड़क से चिपका दिया। ओह, इतनी हिम्मत किसकी हो गई जिसने टोनी उस्ताद को गोली मार दी? कौन है वो जियाला? हमें भी तो उसका नाम पता चले। उसका नाम अपने को पता है, उसका नाम सुन, मैं बताता हूँ तुझको। हबीब, बंद कर अपनी गंदी जुबान। हबीब बकरा कुछ बता पाता उससे पहले ही कालू ने उसे चुप करा दिया। दूसरे ही क्षण हबीब बकरा को पकड़ कर उठा लिया उसने। चल बे उठ, जो मुंह में आता बकने लगता है। अरे कालू भाई जरा बैठो तो सही। ओए चपर कनाती, चुपचाप बैठा रह। ज्यादा जेम्स बॉन्ड की औलाद बनने की कोशिश की तो गरारीदार चाकू पेट में डालकर अतड़िया बाहर निकाल लूंगा। चल बे। हबीब हत्यारे के बारे में कुछ बताना चाहता है, लेकिन कालू गलकटा उसे बताने नहीं दे रहा। मुझे इनका पीछा करके इस बात का इंतजार करना होगा कि ये कब अलग अलग होते हैं, और बेहद सावधानी से इस काम को करना भारत के बस की बात नहीं। उस सुनसान गली में घुसा भारत जब तिरंगा बनकर बाहर आया तो उसे दोनों बदमाश अलग अलग होते नजर आए। अच्छा है दोनों जल्दी अलग अलग हो गए, वरना न जाने मुझे कब तक इंतजार करना पड़ता। अब कालू गलगटा से मुझे कोई मतलब नहीं, क्योंकि मेरे काम का आदमी है इस गली में घुसा हबीब। बकरा। ओ, अचानक गली के अंदर से हबीब बकरा की आवाज ऐसे गूंजी जैसे उसे हलाल किया जा रहा हो, लेकिन ऐसा नहीं था। हलाल नहीं किया जा रहा था, उसे झटका करके एकदम से मारने की कोशिश की जा रही थी उसे। था। ओ नो, दूसरा बार होने से पहले तिरंगा का लहराता जिस्म हथौड़े वाले हत्यारे तक पहुंचा। था।
मेरे ख्याल से यह हत्यारा वही शख्स है जिससे मैं उस समय टकराया था जहां वह टोनी सरफराज को गोली मारकर भाग रहा था। इस बार ये हथौड़ा मारकर हबीब बकरा की हत्या करना चाहता है और ये एक बार उस पर कर भी चुका है, लेकिन हबीब अभी भी जिंदा है, इसलिए मुझे इस बात का पूरा ख्याल रखना है कि इस बार ये अपने घिनौने उद्देश्य में हरगिज सफल ना हो पाए। टड़ाक! तू मेरे सामने बार बार ऐसे ही नहीं आ रहा। जरूर भगवान ने तेरी मौत मेरे हाथों लिखी है। सुश! अगर ऐसा है तो भगवान के इस लिखे को मैं अभी पूरा किए देता हूं। एकाएक वार इतने तेज और शक्तिशाली हो जाएंगे, तिरंगा ने यह नहीं सोचा था। परिणाम स्वरूप टड़ाक! अप्रत्याशित तेजी से हुए इस वार ने ढाल को जमीन पर पहुंचा दिया। थाक! आओ! वार इतना सटीक था कि तिरंगा का दिमाग घूम गया। उसे न इसकी खबर रही कि वह कहां है और न इसका पता रहा कि ठीक उसके सिर पर खड़ी है मौत। यह क्षण तेरी जिंदगी का आखिरी क्षण है तिरंगा। क्या सचमुच वह क्षण तिरंगा के जीवन का आखिरी क्षण था? क्या अब सचमुच होने वाला था तिरंगा का किस्सा खत्म? जानने के लिए पढ़ें मकड़ी के जाले से भी अधिक उलझे इस कथानक का अगला भाग, किस्सा खत्म। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तिरंगा सीरीज के अगली कॉमिक्स किस्सा खत्म में। इस हथौड़े के भीषण वार के साथ ही हो जाएगा आज तेरा किस्सा खत्म। राज कॉमिक्स में देशभक्त डिटेक्टिव तिरंगा का रोमांचक कॉमिक। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किस्सा खत्म में। तब तक के लिए धन्यवाद।